आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है रिहंद नदी घाटी परियोजना? अगर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है रिहंद नदी घाटी परियोजना। और एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कथक नृत्य का जो संबंध है भारत के कौन से राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से है। तो ये भी आप याद रखते हुए चले, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो कौन सी अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों का प्रावधान है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों का प्रावधान है। तो ये आप याद रखें। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? जी हाँ, भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य है भारत का सबसे बड़ा दूसरा कच्चे तेल का उत्पादन करने वाला राज्य है। तो पहला कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। तो ये आप याद रखिएगा। बात कर ले आज का 4 नंबर प्रश्न का, तो डैश को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और अहमदाबाद जो है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत है? तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अल्हा जो है ये बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत है। और बात करें बिरहा का, तो यह एक लोकगीत है जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में अहिर समुदायों से संबंधित है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर ज़रूर करिएगा, जो लोग बिहार एसएससी 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख होते हैं। और बात करें आज का 7 नंबर प्रश्न का, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू की थी? जी हाँ, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसने लागू की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू की थी। और बात करें आज का 8 नंबर प्रश्न का, तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है? जी हाँ, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर में है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। और ये कौन से राज्य में है जोधपुर? तो राजस्थान राज्य में है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात कर ले आज का 9 नंबर प्रश्न का, तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? जी हाँ, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा के दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। चलिए बढ़ते हैं। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश को भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है। और बात कर ले बांग्लादेश की राजधानी की, तो ढाका है बांग्लादेश की राजधानी। और वहाँ की मुद्रा क्या है? तो टका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का 11 नंबर प्रश्न को। तो स्वतंत्रता दिवस के 76वें वर्ष का विषय क्या है? जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस के 76वें वर्ष का जो विषय है निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, देश पहले सदैव पहले स्वतंत्रता दिवस के 76वें वर्ष का विषय है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण
किसने करवाया था? जी हाँ, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये कोणार्क के सूर्य मंदिर जो है भारत के कौन से राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो इनमें से कौन सा शिखर भारत की सबसे ऊंचा शिखर है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर जो है भारत की सबसे ऊंचा शिखर है? तो इसका सही सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कंचनजंगा पर्वत जो है भारत की सबसे ऊंचा शिखर है और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 28,169 फीट इसकी ऊंचाई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो थाईलैंड की मुद्रा है, जी हाँ, थाईलैंड की जो मुद्रा है निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बात जो है थाईलैंड की मुद्रा है। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो पाक जल डमरू मध भारत को किस देश से अलग करता है? जी हाँ, पाक जल डमरू मध जो है भारत को किस देश से अलग करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका से अलग करता है भारत को। कौन सा? तो पाक जल डमरू मध है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? जी हाँ, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो इसका सही सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सोवियत रूस की सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र को स्थापित की गई और ये कौन से राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो ये आप याद रखिएगा। बात कर ले आज का 17 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से मकर रेखा होकर गुजरती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, भारत से होकर के मकर रेखा जो है नहीं गुजरती है। और बात करें कर्क रेखा का, तो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये आप याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो संगम राजवंश के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, संगम राजवंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों यानी हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने संगम राजवंश के संस्थापक थे। और बात करिए 19 नंबर प्रश्न का, तो सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था? जी हाँ, सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था? तो इसका सही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजाम खान सिकंदर लोधी का मूल नाम था। इस सिकंदर लोधी का तो 1489 से 1517 तक लोधी वंश का शासक रहे थे। ये भी आप याद रखिएगा, शासन भी पूछा जाता है एग्जाम में। बात करिए आज का 20 नंबर प्रश्न का, तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? जी हाँ, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो शनमुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का 21 नंबर प्रश्न को। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, जी हाँ, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। और बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो कशेरुक मानव में निम्नलिखित में से किस शरीर तंत्र का हिस्सा होते हैं? जी हाँ, कशेरुक जो है मानव में निम्नलिखित में से किस शरीर तंत्र का हिस्सा होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरुदंड। जी हाँ। और बात करें अधिक जानकारी की, तो रीढ़ की हड्डी वाले किसी भी जानवर को कशेरुक के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो सीमेंट कारखाने के मजदूरों को डैश होने का खतरा होता है। जी हाँ, सीमेंट फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं उसे क्या होने का खतरा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोसिलिकोसिस होने का खतरा होता है जो मजदूर सीमेंट कारखाने में काम करते हैं उन्हें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का 24 नंबर प्रश्न को। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, जी हाँ, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। डियर स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट लगता हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो धान के खेतों में से
कौन सी गैस निकलती है? जी हाँ, धान के खेतों में से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात कर ले आज का 26 नंबर प्रश्न का, तो कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? जी हाँ, कोबाल्ट ऑक्साइड जो है कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो इसका सही सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लू रंग प्रदान करता है कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को। और बात कर ले आज का 27 नंबर प्रश्न का, तो 27 नंबर प्रश्न का, तो ग्लूकोज के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, किण्वन कहलाती है ग्लूकोज के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया। और बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए सम्मानित किया गया था? जी हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके लिए सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के कारण अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वर्ष 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था किन्हें? अल्बर्ट आइंस्टीन को। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो समान विमाओं वाला युग्म कौन सा है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा है समान विमाओं वाला युग्म? तो इसका सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। कार्यबल आघूर्ण जो है समान विमाओं वाला युग्म है। और बात कर ले आज का 30 नंबर प्रश्न का, तो मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र है? जी हाँ, मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, CH3OH जो है मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि CH3OH जो है किसका रासायनिक सूत्र है? तो मेथेनॉल का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आप याद रखें। बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन डैश हैं? जी हाँ, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो है निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समावयव है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। और बात कर ले 32 नंबर प्रश्न का, तो कैलाइडोस्कोप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? जी हाँ, कैलाइडोस्कोप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण कैलाइडोस्कोप में प्रयुक्त दर्पण है। और बात कर ले आज का 33 नंबर प्रश्न का, तो आज का 33 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन किस ग्रंथि या मानव शरीर के अंग से स्रावित होता है? जी हाँ, इंसुलिन जो है निम्नलिखित में से किस ग्रंथि या मानव शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, अग्नाशय से। और बात करें आज का 34 नंबर प्रश्न का, तो विटामिन B6 डैश में विलय होता है जिसकी कमी से डैश रोग होता है। यहाँ आपका दो प्रश्न कवर हो रहा है। एक तो ये कि विटामिन B6 जो है किसमें विलय होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन B6 जल में विलय होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऐंठन रोग होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और बात करें प्रश्न का, तो चुंबकीय अनुनाद विंबीकरण यानी MRI निम्न परिघटना पर आधारित है। कहने का मतलब ये हुआ कि चुंबकीय अनुनाद विंबीकरण जो है निम्नलिखित में से किस परिघटना पर आधारित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद की घटना पर आधारित है चुंबकीय अनुनाद विंबीकरण। चलिए बात करें 36 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित माइक्रोफोन में से कौन सा जनरेटर सिद्धांत पर कार्य करता है? जी हाँ, निम्नलिखित माइक्रोफोन में से कौन सा है जो जनरेटर सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गतिमान कुंडल माइक्रोफोन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नंबर प्रश्न का, तो लार का पीएच मान कितना होता है? जी हाँ, लार का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 6.8 लार का पीएच मान होता है। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। और सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो 2.4। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 38 नंबर प्रश्न का, तो सिनेबार यानी HGS किस धातु का अयस्क है? जी हाँ, सिनेबार जो है निम्नलिखित में से कौन सी धातु का अयस्क है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा का अयस्क है कौन? सिनेबार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का 39 नंबर प्रश्न का, तो पित्ताशय अनुपस्थित होता है। जी हाँ, पित्ताशय जो है निम्नलिखित में से किस में अनुपस्थित होता है, किस में नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में पित्ताशय अनुपस्थित होता है, चूहे में, घोड़े में और व्हेल में। चलिए देखते हैं आज का 40 नंबर प्रश्न को, तो केंद्रीय
औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जी हाँ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। और लखनऊ जो ये कौन सी नदी के तट पर अवस्थित है? तो गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको आज के क्लास के वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।